सीटेट की परीक्षा में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं 3 टॉपिक से। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इसके पहले के वीडियोस में हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप सीडीपी पूरा आप पढ़ सकते हैं एकदम फ्री में। इस कोर्स को हम स्टार्ट कर चुके हैं, पूरी तरीके से आपके सारे चैप्टर कराए जाएंगे 1 बाय 1। सिर्फ थ्योरी ही नहीं, एक ही वीडियो में आपको थ्योरी और वो सारे क्वेश्चंस जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए 2021-22 में, इसके अलावा ऑफलाइन परीक्षा में जो 2011 से 2019 तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को एक ही वीडियो में कराया जा रहा है। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट फॉलो करते हैं तो बाल विकास में आपके 30 में 29 नंबर बड़े आसानी से आ जाएंगे। 30 में 30 हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक प्रश्न आपसे भी गलत हो सकता है और आयोग ने भी कई बार गलतियां की हैं क्वेश्चंस का आंसर जारी करने में। तो 30 में 30 या 29 नंबर आप बड़े आसानी से ला सकते हैं। एक काम आपको साथ ही और करना है, अपनी कॉपी पेन उठाइए और जो हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से और नोट्स बनाना पड़ेगा। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो ये एक अमेरिका के कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं, तो 6 अवस्थाएं, क्योंकि प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाओं की बात कही गई है। नैतिकता क्या है? तो नैतिक व्यवहार जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अनौपचारिक रूप से अपने आसपास स्कूल में नैतिक चीजों को सीखता है, यानी नैतिकता को सीखता है। जब बालक का जन्म होता है तब वो ना तो नैतिक होता है, यानी उसको सही गलत अच्छा बुरा की पहचान नहीं होती, वो समाज से सीखता है। अब बात करेंगे नैतिक दुविधा क्या है, जिसको हम कहते हैं मोरल डिलेमा। एक ऐसी स्थिति जहां मुश्किल हो कोई निर्णय ले पाना। आपके सामने 3 ऑप्शन है, जैसे ऐसा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक तरफ परिवार है आपका, ठीक है, एक तरफ आपका प्रेमी या प्रेमिका है जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है फैमिली के साथ कि फैमिली या जो लड़के के मम्मी पापा होते हैं कि उसको छोड़ दो और जो कहोगे वो हम करेंगे, हमारी तरफ से इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, उसको आप छोड़ दो। ऐसा आपने मूवीज में देखा होगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट के सामने, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सामने एक समस्या आ जाती है, परिवार की सुने या फिर रुपया भी बहुत है इसकी सुने, या फिर हम क्या करें, अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी हो उसके प्रति हम निर्णय लें। तो यहाँ पर इन तीनों में से एक चुनने को जो होता है वही होता है आपका नैतिक दुविधा। जब आप दुविधा में आ जाते हैं कि इन तीनों में से किसको चुना जाए, है ना। तो 3 चीजें हैं आपके सामने, एक बढ़िया अटैची जिसमें खूब सारे पैसे भरे हुए हैं, एक फैमिली है और एक यहाँ पर आपका पार्टनर है। इन तीनों में से जब आपके सामने समस्या आ जाए कि किसको चुनना चाहिए, तो ये होती है नैतिक दुविधा। लेकिन आप क्या करते हैं, फाइनली डिसीजन आप ले लेते हैं कि हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब चीजें बात की बात है, सेकेंडरी है। तो यहाँ पर जब आप डिसीजन ले लेते हैं फैमिली, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मोरल डिलेमा क्या है। एक ऐसी स्थिति जहां मुश्किल हो जाता है कोई निर्णय लेना, लेकिन जब आप निर्णय ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। नैतिक दुविधा आपने समझ लिया कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में दुविधा को ही नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक तर्कणा क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहा जाता है। यानी इन तीनों में आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने निर्णय ले लिया, इसी को हम कहते हैं नैतिक तर्कणा। ये जो चिंतन प्रक्रिया आपने की है उसी को हम कहते हैं नैतिक तर्कणा। अब हम बात करते हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था, इसकी आलोचना भी की गई है, ठीक है। तो आलोचना को हम सबसे बाद में कराएंगे, पहले आप जानिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसमें पहला स्तर कौन सा है। पहले स्तर को हम कहते हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। एज की बात करें तो इस एज मतलब इस अवस्था में, इस स्तर में बच्चा लगभग 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। तो कई बार एज ड्यूरेशन से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके नाम कई सारे हैं, जो स्तर हैं, जो अवस्थाएं हैं, उसके कई नाम हैं, तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख रखा है और आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा पूर्व परंपरागत। परंपरागत को हम प्रथागत भी कहते हैं, रूढ़िगत भी कहते हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात कही जाएगी। इसको इंग्लिश में एक ही नाम से हम जानते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन भी देख लीजिएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल का मतलब हुआ पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में
छात्रों का विकास ना के बराबर होता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का अभाव किस अवस्था में, किस लेवल में होता है? तो पहले लेवल में होता है, जिसमें बच्चे को सही गलत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 4 साल का बच्चा है, उसको जानकारी नहीं होती, अर्थात इस अवस्था में बालक सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे के द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार होती है, यानी उसके मम्मी पापा या बड़े भाई बहन वो जो कहते हैं वही बच्चा करता है। इस स्तर के 2 भाग हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो यहां पर पहला चरण कौन सा है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। कोहलबर्ग का यह मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण क्या है? दंड से बचना। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उसको डांट दिया जाता है कि बेटा अगर बहुत मोबाइल चलाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, तो बच्चा क्या है? मोबाइल रख देता है। तो यहाँ पर बच्चा मोबाइल क्यों रखा है? इसलिए नहीं रखा कि वो उसको डर है कि हमारी आंखें खराब हो जाएंगी या हमें दिक्कत होगी आगे चल करके, मोबाइल चलाने से हैबिट हमारी खराब हो जाएगी। नहीं, वो बच्चा अगर किसी कार्य को नहीं मानता है, मतलब अगर वो किसी कार्य को करना बंद कर देता है तो वो किस लिए? क्योंकि उसको पता है कि हमें दंड मिलेगा। तो बालकों में मन में आज्ञा पालन, यानी उसके पापा ने, मम्मी ने जो कहा है वो इसलिए मानता है क्योंकि उसे पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? दंड से बचाना, यहां पर इसका नाम ही है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। आगे बढ़ेंगे, अगले स्टेप की अगर हम बात करें, इस तरीके से आप फिगर से देख पा रहे होंगे, बच्चे को डांटा गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, इस वजह से कार्य नहीं कर रहा है और बच्चा हैप्पी है बाद में। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछता है कि कोई कहानी दे दी, ये हुआ वो हुआ, इसके बाद बच्चा जो है डांटा जा रहा है, फिर कार्य को नहीं कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा। बस ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर नहीं कर रहा है कार्य को तो इसका कारण है दंड से बचने के लिए। यानी अगर जब ऐसी स्टेज दी हो जहां पर बच्चा दंड से बचने के लिए कोई कार्य कर रहा हो तो वो हो जाएगी आपकी पहली स्टेज की पहली चरण, यानी पहला लेवल का पहला चरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा चरण क्या है। इसके भी कई सारे नाम हैं, इन नामों की वजह से ही कंफ्यूजन हो जाती है। आपने पढ़ा ये है पेपर में, ये ऑप्शन हिंदी में दे दिया, आप कंफ्यूज। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसी को हम कहते हैं यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, इसी को कहते हैं व्यक्तिवाद और विनिमय। इसमें क्या होता है, ये चरण जो है स्वार्थ से प्रेरित है। इस अवस्था में बच्चे के साथ जैसा कोई व्यवहार करता है वह भी उसी तरीके से व्यवहार करता है, जैसे को तैसा। आपने देखा होगा कक्षा 2-3 में अगर आप किसी की पेंसिल चोरी कर लेते हैं तो वो बच्चा आपका रबड़ चुरा लेता है, या अगर आप किसी की पानी की बोतल में पानी पी लेता है तो वो आपका टिफिन बॉक्स से खाना खा लेता है। ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं। तो दोनों स्टेज आपको समझ में आ गई। पहली स्टेज में क्या है, बच्चा दंड से बचने के लिए कोई कार्य कर रहा है। दूसरी स्टेज में क्या है, जैसा आप करेंगे वैसा ही व्यवहार बच्चा आपके साथ करेगा। फिर आ जाता है आपका ये दूसरा लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसकी एज की जो ड्यूरेशन है वो होती है 10 से 13 वर्ष। इसको कहते हैं लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें बच्चा जो है समाज के नियमों के अनुकूल होता है, अर्थात इस अवस्था में क्या होता है, ये जो लेवल है इसमें क्या होता है, नैतिक चिंतन जो है शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है, उन्हीं के अनुसार सही या गलत के निर्णय लेता है और दूसरों की मदद के लिए भी उत्सुक होता है। इसके भी 2 भाग हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि इस लेवल पे जो बच्चा होगा परंपरागत, इसमें क्या करेगा, समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस पर आधारित होगा। नैतिक चिंतन किस पर आधारित होगा, शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होगा। जो समाज कहेगा वही बच्चा करेगा। इसमें आपका आ जाता है, इसमें आपका जो पहला चरण है, यानी कुल आपका तीसरा चरण हो गया क्योंकि 2 चरण आपने पढ़ लिए। इस लेवल का जो पहला चरण है वो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चा क्या है, एक दूसरे का सम्मान करने की भावना आ जाती है और दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा भी जाहिर की जाती है। यानी यहाँ पर बच्चा कोई कार्य इसलिए करता है ताकि उसको समाज के लोग, उसके मम्मी पापा उसको अच्छा कहें, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, और हर बच्चा ये चाहता है कि वो अच्छा बने। तो ये होती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आपको क्लास में फर्स्ट आना चाहिए क्योंकि इससे समाज में और आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपकी फैमिली आप पर खुश होगी, गर्व करेगी, है ना।
आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होगा, समाज आप पर गर्व करेगा और आपके फैमिली के मेंबर्स भी। समझ में आया? अच्छा लड़का या अच्छा लड़की क्यों? इस स्टेज में बच्चा जो है प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। अब है यहाँ पर चौथा चरण, ये होता है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी कानून एवं व्यवस्था उन्मुखी। इसी को कहते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसी को कहते हैं सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना इसमें विकसित हो जाती है। बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं, मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक प्रकार से समान लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इनका पालन करें। यानी इस अवस्था में बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि समाज के द्वारा अगर कुछ कानून नियम बनाए गए हैं तो वो हमें मानना चाहिए। यहाँ पर ये आपका है चौथा, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है ना, बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे अगर आप सार्वजनिक जगह पर कुछ आपने देखा होगा कि लिखा होता है धूम्रपान निषेध या प्रवेश निषेध, तो वहां पर बच्चा समझ जाता है कि ये काम यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि ये जो नियम बनाए गए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान रूप से लागू किए गए। कहीं कहीं पर लिखा होता है नो एंट्री, मतलब वहां पर प्रवेश नहीं है, नहीं जाना है, तो इनका पालन करना। ये होता है आपका चरण चौथा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखी। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से भी समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी चोर ने चोरी की है तो इसको सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसी भावना इसमें आ जाती है। उत्तर परंपरागत यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर ये होती है 13 वर्ष से ऊपर, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं। ये नैतिकता का उच्च स्तर होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कोहलबर्ग के अनुसार किस नैतिकता का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो उत्तर परंपरागत या इसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। इस अवस्था में बच्चा निर्णय खुद से लेता है, न कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों में। जैसे आप हैं, समाज क्या कह रहा है आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने ठान लिया है आपको जो करना है वो करना है, उसके लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े। इसका पहला चरण है, यानी देखिए यहाँ पर हमें चरणों को एक तरफ से इसलिए लिखा है ताकि आपकी परीक्षा में एक दो बार ऐसा भी प्रश्न आया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपके स्टेज आपका लेवल पहला है। लेवल पहले के अंतर्गत 2 चरण है, तो चरण 1 और 2 हो गया, कंफ्यूज ना हो इसलिए दोबारा बता देने। लेवल 2 है, इसके अंतर्गत भी 2 चरण है, तो इसमें तीसरा और चौथा इसके अंतर्गत आ जाएगा चरण। फिर आपका है लेवल 3, लेवल 3 के अंतर्गत 5वां चरण और 6ठा चरण आएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं, हम और आप सभी लोग, जो वैसे तो इस एज से आप गुजर चुके हैं। ठीक है, इस अवस्था में आप वही करते हैं जो लगता है कि वो सही है और जो नियम बनाए गए हैं लोगों के भलाई के लिए है। बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि अगर कोई नियम कानून ऐसा है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है तो उसे तोड़ देना चाहिए या बदलना चाहिए। और मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून, नियम लचीले उपकरण। लचीले का मतलब उन्हें परिवर्तन करना चाहिए। अगर किसी से नुकसान हो रहा है किसी कुछ करने से, तो वहां पर हम नियम को बदल सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे में ये गुण आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम्बुलेंस बनी हुई है, रेड लाइट जलने पे क्या होता है, किसी को क्रॉस नहीं करना होता है रोड। लेकिन एम्बुलेंस में अगर कोई रोगी है जिसकी मौत हो सकती है, जो बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो वहां पर हम नियम भी तोड़ रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तो ये कौन सा लेवल, ये कौन सी स्टेज होगी, ये होगी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। यानी हम रेड लाइट क्रॉस कर दें और एम्बुलेंस को जो है रेड लाइट, यानी यहाँ पर नियमों को तोड़ा जा रहा है, बट अगर नियम तोड़ने से किसी की जान बचाई जा सकती है तो वो सही है। अगर किसी के झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो वो सही है। यानी नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नियम को तोड़ा जा सकता है। जब ये भावना आ जाए तो ये आपकी जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। फिर है आपका चरण 6ठा। इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसमें जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने बिना कुछ मतलब अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके देश की प्रति कुर्बानी दे दी, ये स्टेज, ये जब भाव आ जाए तो ये हो जाता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। बच्चे दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, इसलिए इस अवस्था में बच्चा दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान को भी जोखिम डाल सकता है, मतलब अपनी जान भी दे सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने, इन लोगों ने बिना कुछ परवाह किए देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर कर दी और ये शहीद हो गए।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करा देते हैं, फिर आपको हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कोहलबर्ग के बारे में कि ये अमेरिका के निवासी थे और 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं, कुल अवस्था 6। नैतिकता क्या है? जन्मजात नहीं होती, बच्चा जो सीखता है समाज से सही गलत के बारे में सीखता है। नैतिक दुविधा क्या है? जब ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको थोड़ा सा निर्णय लेना मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा क्या है? तो जहाँ पर आपको निर्णय लेने में दुविधा हो नैतिक दुविधा, जहाँ पर आप निर्णय ले लें चिंतन करके वो नैतिक तर्कणा, फाइनल डिसीजन पे आप पहुँच जाएं। आलोचना देख लेते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना क्या है, किसने की है? कैरोल गिलिगन ने की है। ये एक मनोवैज्ञानिक थी। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर, यानी इनका जो सिद्धांत था, जो इनका प्रैक्टिकल किया गया वो पुरुषों पर आधारित था और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। जबकि महिलाओं का सोचने का तरीका अलग हो सकता है और पुरुषों का अलग हो सकता है, और इन्होंने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये इनकी आलोचना हुई है। इन्होंने कल्चर की विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी, तो इसकी आलोचना की गई है। कैरोल गिलिगन जो है ये एक महिला ही है, ठीक है। तो इनके द्वारा आलोचना की गई। इस पर प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। हाँ, एक बार फिर से हम रिवीजन जैसा कि आपको करा रहे थे, तो पूर्व परंपरागत स्तर जो है ये 4 से 10 वर्ष होता है। इसमें पहले चरण पे बच्चा दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है। आज्ञा का पालन तभी करता है जब लगता है कि हमें डांट पड़ेगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर आ जाती है आपकी दूसरा चरण या दूसरी अवस्था। इसमें होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर कोई हीरो होता है, एक गोली इधर से चला रहा है तो उधर विलन एक गोली चला रहा है, यानी जैसे को तैसा। या हमने आपको बताया कि छोटे पे अब क्या होता है, बच्चों का कोई कॉपी चुरा लेता है तो कोई उसका कलर बॉक्स चुरा लेता है, कोई लंच चुरा लेता है, ऐसा होता है, जैसे को तैसा। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर दूसरा स्तर, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। इसमें होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी बच्चा कोई कार्य करता है प्रशंसा पाने के लिए, समाज के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया जाए उसको। यहाँ पर फिर आ जाता है आपका चरण चौथा, जिसमें सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, यानी जो नियम कानून समाज के द्वारा बनाए गए हैं उनको मानना है, उनका पालन करना है, ये हर व्यक्ति का निजी कर्तव्य है। फिर आ जाता है आपका तीसरा लेवल, जिसमें बच्चा क्या करता है, अगर उसको लगता है कि किसी के झूठ बोलने से या अगर किसी की जान बच रही तो हमें नियम कानून को तोड़ देना चाहिए या उनको बदलना चाहिए। फिर आपका आ जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसमें हम सारी चीज़ों को भूल करके हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सामाजिक कानून के खिलाफ है तो उसको भी हमें मानकों के अनुसार अपने अनुसार बदलना है। दूसरों के फायदे के लिए हम जान जोखिम में भी डाल सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से हम इसमें बहुत कम ही लोग होते हैं पहुंच पाते हैं जो उस लेवल तक। तो ये आपकी आ जाती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस कर लीजिए और नोट्स को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास में निरंतरता होती है, एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक होगा नहीं। आपको पता है कि नैतिक विकास के जो चरण हैं वो सार्वभौमिक होती, यूनिवर्सल होते हैं, सभी पर लागू होते हैं। दूसरा प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? प्रश्न संख्या 2, तो यहाँ पर तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है और गुड बॉय गुड गर्ल होता है, ये कोई लेवल है ही नहीं। उत्तर पारंपरिक में तो सार्वभौमिक और नियम कानून तोड़ने की बात कही जा रही है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य वाला होता है आपका पारंपरिक चरण। अगला है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में, यहाँ पर नैतिक आई थिंक होना चाहिए था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? लेवल दूसरा है और अवस्था कौन सी है? तीसरी है। तो पहला आपका होता है दंड वाला, दूसरा होता है आपका दूसरा आपका होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तीसरा आपका जाता है गुड बॉय और गुड गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। यही तो आपसे पूछ रहा है तीसरी अवस्था, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। देखिए, हमने हाइंस की एक कहानी थी पूरी, वो हमने आपको नहीं बताई है, आपको हमने वही चीज़ें बताई हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जानी है। स्टेज और पूरी कहानी बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फातिमा तर्क देती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस स्तर में है? तो दंड वाली कोई बात है नहीं, समाज वाली कोई बात है नहीं, कानून को मानने वाली कोई बात है नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिनवीकरण यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। आदान प्रदान वाली ये आपकी नहीं आती, उप अवस्था पूछ रहा है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 6 पारंपरिक अवस्था यानी आपकी ये सेकेंड वाला जो लेवल है। एक होता है पूर्व पारंपरिक, एक होता है पारंपरिक, एक होता है पश्च पारंपरिक। तो ये आपका सार्वभौमिक वाला पश्च में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया, प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। तो ये कौन सी बात हो जाएगी यहाँ पर? पूजा नैतिक विकास के कौन सी अवस्था पर, यानी एक दूसरे से बदला लिया है। 7वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। इसीलिए हमने आपको इन अवस्थाओं के कई सारे नाम बताए थे, जहां पर आपने ये देखा होगा, ये देखिए टिट फॉर टैट वाला जो था यहाँ पर, जैसे को तैसा, ठीक है। चरण दूसरा, जहां पर हम जैसा व्यवहार हमारे साथ होता है वैसा ही हम दूसरे के साथ करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 के लिए, 5वां प्रश्न था ना, नहीं 6ठा प्रश्न था, क्योंकि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। कोई दंड वाली बात नहीं, कोई समाज वाली नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तरकड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किया जाना चाहिए और व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इसका पालन करें? तो दंड आज्ञा पालन होगा नहीं, ये वाली स्टेज यंत्री प्रयोजन होगी नहीं, यहाँ पर तो टिट फॉर टैट होता है, गुड बॉय गुड गर्ल होगा नहीं। उत्तर होगा सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तरकड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं? ये हो चुका है क्या? हो चुका है, दोबारा लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कमल स्वयं को तर्क देता है कि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। तो यहाँ पर भी क्या है, कौन सा यहाँ पर लेवल है? यहाँ पर आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ठीक है, टिट फॉर टैट वाला। अब आपको समझ में आने लगा होगा क्योंकि अब आपने थ्योरी पढ़ ली है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये पूर्व में होता नहीं है, पश्चिम में भी होता नहीं है, ये आपका पारंपरिक स्तर की पहली स्टेज है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या? 7-8 किसके अंतर्गत आ जाएगा? एज के हिसाब से आप देख लीजिएगा। 12वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ये तो पहली वाली हो जाएगी, ये लास्ट वाली हो जाएगी। 7-8 ही आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न संख्या 13 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो आप जानते हैं इसमें आपका क्या होता है, पहली ही आपकी अवस्था होती है पहले स्तर की। तो उत्तर होगा नहीं, प्रथागम होगा नहीं, अमूर्त होगा नहीं, प्रथा पूर्व चरण हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 14, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को दर्शाता है या करता है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता है आपकी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की, ठीक है। अपने सिद्धांतों को नहीं, आदर्श पारस्परिकता की समझ कुछ होता नहीं है इनके सिद्धांत में, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून तय नहीं है, तो सजा वाले में कानून की कोई बात होती ही नहीं है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली बात कही जा रही है,
तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गुड बॉय गुड गर्ल में क्या होता है, हम दूसरों के लिए भला बनने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये कौन सा स्टेज होगा? कह रहा है दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वही है, डर से बचने के लिए अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है, दूसरों की आज्ञा मान रहा है डर से बचने के लिए, तो ये हो जाता है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात है नहीं, सामाजिक अनुबंधन की कोई बात ऑप्शन में है नहीं, गुड बॉय गुड गर्ल वाली भी बात कोई नहीं कि कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो? 70वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा? दंड वाला होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की होगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर यह कह रहा है कि न्याय जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चौथा सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 18, सही कार्यवाही स्वविवेक। यहाँ पर जब आप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी स्टेज कहलाती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 18 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में? वही एम्बुलेंस वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कानून को बदल रहे हैं अगर वो कानून गलत है किसी के लिए। तो ये आपकी जो अवस्था होती है ये होती है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़की होगा नहीं, सार्वभौमिक सबसे लास्ट वाली होती है, यहाँ पर हम कानून को बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क देते हैं कि केवल समाज यह तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? तो दंड वाली कोई बात है नहीं, गुड बॉय गुड गर्ल है नहीं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 के लिए उत्तर हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सार्वभौमिक सबसे लास्ट वाली हो जाती है, जिसमें आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह आ जाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित कर सकता है कैसे? कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा के महत्व को बता करके। उत्तर होगा यहाँ पर चर्चाओं में बच्चों को शामिल करें जो नैतिक मुद्दों पर हों। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, नैतिक तर्कणा। चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक तर्कणा कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, तो आपको यहाँ पर एज के हिसाब से भी ध्यान रखना है। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे 4-5 साल के होंगे, उस हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर दंड से बचने के लिए कोई कार्य करते हैं और व्यक्तिगता विनिमय, ये कोई स्टेज होती नहीं इनके अनुसार, ये आपकी हो जाती है आगे की, मतलब जो बच्चे उच्च प्राथमिक में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। 25वां प्रश्न है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। करनैल सिंह जो है ये क्या है, टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि सरकार भ्रष्ट है। तो ये सबसे लास्ट वाली जो अवस्था है सार्वभौमिक वाली, जिसमें एक तरीके से इस स्टेज पे बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं कि जो भ्रष्ट सरकार का समर्थन ना करें। तो यहाँ पर इस स्टेज की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर पश्च परंपरागत के अंतर्गत आ जाती है सार्वभौमिक, जो आपका लास्ट वाला, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह आ जाते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है,
सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य पूरा करेंगे, किसी और की सहायता नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्टेज कोई दंड वाली भी नहीं है, ठीक है, सामाजिक भी नहीं है, कोई एक्सचेंज आदान प्रदान भी नहीं हो रहा। ये आपका औपचारिक चरण 4 है, कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य करे और बच्चा प्रभावशाली ढंग से सीख सके। क्वेश्चन नंबर 27, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूर्व परंपरागत है, यानी पहला वाला है प्री कन्वेंशनल है, तो इसमें आ जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, जिसमें बच्चा दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज मैं अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई कानून वाली बात तो है नहीं कि कोई कानून है कि अगर लंच हम नहीं लेके आए तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, कोई आज्ञा पालन भी नहीं है, गुड बॉय गुड गर्ल भी नहीं है, अच्छा होना, आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। कहा जा रहा है अंतःकरण के 100 चयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही, ये हो चुका है प्रश्न, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 29 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आलोचना आपको पहचानना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इनकी आलोचना हुई क्योंकि इन्होंने महिलाओं को ज़्यादा वरीयता नहीं दी है, इनका जो अध्ययन है वो पुरुषों पर आधारित है। इसलिए आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पे होंगे, ये जो बच्चे होंगे जो आपका समर्थन करेंगे। प्री कन्वेंशनल लेवल में तो इतनी समझ होगी नहीं, ठीक है, और जो आपका कन्वेंशनल होता है उसमें समाज के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं बच्चा उस पर आधारित होता है। ये आपका जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पारंपरिक। कौन सा लेवल होगा, उत्तर पारंपरिक। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना क्या है। बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ठीक है, पुरुषों की ही सिर्फ बात की है, महिलाओं की जो होती है चीज़ें यानी जो सांस्कृतिक विभिन्नता होती है उसको इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहा जा रहा है महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसुप्ति अवस्था मूर्त संक्रियात्मक ये होती है आपकी जीन पियाजे की, ये होती है एरिक्सन की, तो यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, दंड दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ऐसे प्रश्न में उत्तर क्या होगा, जब दंड की बात कही जा रही है, जेल जाना का मतलब क्या है, दंड देना, तो ये हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 35, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। कह रहा है उसके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फिर कहा जा रहा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण, तो कोई परीक्षण तो आपको हमने बताया भी नहीं है। नैतिक कार्यवाही और नैतिक तर्क के बीच एक संबंध स्थापित करता है। देखिए जो इनका सिद्धांत है, ठीक है, उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, तो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर हम कुछ अन्य वीडियोस के लिंक लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखेगा जीन पियाजे वाला, फिर दिखेगा आपको यहाँ पर वीडियो वाइगोत्स्की वाला। नई शिक्षा नीति का भी वीडियो हम यहाँ पर लगा देंगे, आप यहीं से क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले हो जाएगा, देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ा गया उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा।